कोई कंसेप्ट मीन में जो बाकी रह गया हो या आप लोगों को ना समझा हो, आप लोग जीरो टाइप कर सकते हैं। फिर हम आज मीन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर फ्रिक्वेंसी मिसिंग होती है। कई बार एक फ्रिक्वेंसी गायब हो जाती है, कई बार दो फ्रिक्वेंसी गायब हो जाती है। ठीक है, आज हम इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। कोई डाउट? कल तक जो पढ़ाया इसमें किसी को भी डाउट है? आगे चल सकते हैं। ओके, मैंने टेस्ट अपलोड कर दिया है, तो क्लास के बाद आपको जब भी टाइम मिले आप टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आयुष, एक्स एंड वाई। आयुष, व्हाट इज डाउट दिस एक्स एंड वाई? स्टेट में एक्स और वाई तो नहीं आता बच्चा। ये कौन सा एक्स और वाई है? इन मीन में तो हमने कुछ एक्स और वाई नहीं लिया बच्चा। पूरा डिटेल में देखो, क्या है आपको जानना है। एक ही फॉर्मूला था ना, एक्स बार। सर व्हाट डिड यू से अबाउट द टेस्ट? हाँ, टेस्ट अपलोड हो चुका है। आप क्लास के बाद आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, 9 बजे तक मैंने टेस्ट का टाइम में रखा है। अगर किसी का स्कूल का एग्जाम है या क्लास है, जैसे केवीसीएमई का क्लास रहता है, उनका एग्जाम है, तो उनको जब भी सुटेबल टाइम होता है उस टाइम एग्जाम दे सकते हैं। ओके, आपका 75 मार्क्स का टेस्ट है, 50 क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के 25 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के 50 क्वेश्चन हैं। चारों चैप्टर से आपका टेस्ट है। यस, चैतन्य ट्यूटोरियल के ऐप पे टेस्ट रहेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है। आयुष, आपका डाउट क्लियरली लिखो। व्हाट इज डाउट? मैं आपका डाउट नहीं समझ पा रहा हूँ। मीडियन हैविंग एक्स एंड वाई फ्रीक्वेंसी। अभी आयुष हमने मीडियन स्टार्ट नहीं किया, अभी हम केवल मीन पढ़ रहे हैं। अभी हम करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी करेंगे, वही आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कल तक वाले टॉपिक्स में आई थिंक कोई डाउट नहीं। आयुष जो पूछ रहे हैं वो आगे का टॉपिक है। चलिए देखो, अब एक वैरायटी का क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर थोड़ी नजर दौड़ाओ। नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग है, सेम 25%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी कैसी है? 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61 एंड 62, 64। इस टाइप की ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं? हम लोग 9th क्लास में पढ़ा था कुछ, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस पढ़ा था आप लोगों ने, याद आया कुछ कुछ? आप लोग कुछ कुछ याद आया? हमने कुछ पढ़ा था, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। तो हम लोग जब सॉल्व करते थे तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे होनी चाहिए? कंटिन्यूस होनी चाहिए। जैसे 50 और 52 है, तो अगले कॉलम में वो 52 से स्टार्ट होना चाहिए एंड वो 54 होना चाहिए, देन 54 से अगेन। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 52 है और यहाँ पर क्या है? 53 है। यहाँ पर 55 तो अगला क्या है? 56 है, मतलब एक का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? इसको चेंज करना पड़ता है। चेंज करूं, आप लोगों को मालूम है रूल क्या होता है। चलिए इसको लिखते हैं। 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61 एंड 62 एंड 64। यस, अब देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? एक का लोअर लिमिट और एक का अपर लिमिट, 1 का डिफरेंस है। तो जो भी डिफरेंस होता है किस किस के बीच में? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। इसका लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट। जो भी डिफरेंस होता है उसको हाफ कर दो, और वो दोनों में एक में ऐड करते हैं, एक में माइनस करते हैं। ऐड में किस में करते हैं? अपर लिमिट में ऐड करते हैं और लोअर लिमिट से माइनस करते हैं। क्लियर सबको? हम क्या करते हैं? अपर लिमिट में ऐड करते हैं एंड लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद रखना। अब दोनों के बीच में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में क्या डिफरेंस है? दैट इज 1। 1 का हाफ 0.5। तो अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड करेंगे एंड लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा रिवाइज्ड लिमिट क्या बन जाएगा? तो ये क्या बन जाएगा? 49.5 एंड इट इज 52.5, अगेन 52.5, 55.5,
55.5, 58.5, again 58.5, 61.5, and 61.5 and 64.5. इज इट क्लियर सबको? सबको आता है करना? जो भी आपका डिफरेंस रहेगा अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में, उसको हाफ कर दो, और लोअर लिमिट में माइनस करना है, अपर लिमिट में उसको प्लस करना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ बॉक्सेस, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। यस, अब आपको क्या निकालना है? मीन। बस इसके आगे आपको करना आता है, आप डायरेक्ट मेथड यूज करो, या स्टेप डेविएशन यूज करो, या एज्यूमिंग मेथड यूज करो। ठीक है, आई थिंक आगे आप लोग कर लोगे, इसको आपको कराने की जरूरत है। मेन ये कन्वर्जन आपको बताना था, आप लोग 9th क्लास में पढ़ा था, जस्ट इसका रिवीजन पार्ट है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? x1। चलो x1 निकाल के दिखाया था एक बार। ये आपका मिलेगा xi। xi मतलब क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 49.5 प्लस 52.5 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 51 के आसपास। आपका कितना आ जाएगा? 51, आई थिंक सो। देखो आप यहाँ से इजी भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी अगर लोगे 50, 52, ये 51 आएगा। यहाँ से लोगे, एक बार चेक कर लेते हैं, चलो गड़बड़ ना हो जाए। ये 5 को यहाँ पर ऐड कर दो, 50 प्लस 52 डिवाइड बाय 2, 102 डिवाइड बाय 2, 51। यस, ठीक है। तो आप सारी x1 लिख सकते हो आराम से। आपकी x1 यहाँ पर आपकी आएगी 54, यहाँ पर आपका आएगा 57, यहाँ पर आपका आएगा 60, और यहाँ पर आपका आएगा 63। बाद में आप x1 fi xi से भी कर सकते हो, आप di भी निकाल सकते हो, xi माइनस a, आप fi di भी कर सकते हो, आप ui भी कर सकते हो, di अपॉन h। तो जो मेथड आपको इजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप उसको यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। आगे चल सकते हैं? किसी को डाउट है इस पार्ट में? आगे से कैलकुलेशन बची है और कुछ नहीं करना उससे, जो हमने कल पूरा पढ़ा था, सेम चीज आपको यहाँ पर करनी है। आगे चलें? चलिए अब नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाली, क्योंकि मीन में भी बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक वैरायटी कैसी है, इसमें आपको मीन दिया उसमें, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 20, उसने आपको क्या दे दिया? x बार दे दिया, योर x बार इज 20 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सेम वैसी करेंगे, हम x लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर f लिखेंगे। मैं आपको 2-3 वैरायटी कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। 15, 17, 90, 20 प्लस p एंड 23, 2, 3, 4, 5p, 6। तो हमारा सिग्मा f सबको प्लस करेंगे तो कितना हो गया? देखो 2, 3, 5 है ना, 6, 4, 10, 10 प्लस 5 15, तो 15 प्लस 5p, ये मेरा क्या हो गया? सिग्मा f। फिर हम करेंगे fi xi, fi xi दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 15 इंटू 2 30, 51, 19 फोर 76। इसको ऐसे ही लिखेंगे, 5p ब्रैकेट 20 प्लस p, और नीचे कितना आ जाएगा? 23 इंटू 6 8, 138। इसको प्लस करेंगे वैसे सेम, सिग्मा fi xi। एक मिनट, रमेश कोड मांग रहा है भाई।
यस, कितना है सिग्मा एफ आई एक्स आई? प्लस क्या किसी ने? जल्दी प्लस करके बताओ मेरे को, इसको प्लस करके क्या आएगा? 14 15 1 कैरी 3 10 15 18 19 1 कैरी 295 प्लस 5p एंड 20 प्लस p। यस, ओके, सम्यक मैंने कर लिया। अब ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो बन जाएगा 295 प्लस ओके 5p होगा आपका 100p प्लस 5p स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हमको एक्स बार कितना दिया, 20 इक्वल टू 5p स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295 अपॉन 5p प्लस 15। ठीक है, आप ऊपर से 5 कॉमन ले सकते हो, नीचे 5 कॉमन ले सकते हो, 20 इक्वल टू 5 कॉमन ले लो ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। पी स्क्वायर प्लस 20p प्लस यहाँ पर आपका बचेगा 5, 4 जाएगा 59, नीचे 5 ले लो, यहाँ पर कितना आ गया आपका p प्लस 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको यहाँ ले जाओ, तो 20p प्लस 60 इक्वल टू p स्क्वायर 20p प्लस 59, अब क्वाड्रेटिक बन जाएगा आपका, तो p स्क्वायर, अरे हाँ 20p कैंसिल, गुड। अब क्या बच गया, p स्क्वायर इक्वल टू 60 माइनस 59, ओके, p स्क्वायर इक्वल टू 1, p की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। अभी देखो p माइनस क्यों नहीं हो सकता, p की वैल्यू सिर्फ क्या लेंगे, प्लस, p माइनस नहीं हो सकता, वाई? क्योंकि p अगर मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया, ये क्या बन जाएगा, -5, बट फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी -5, है ना, मैंगो -5 नहीं हो सकते, इंसान -5 नहीं हो सकते, स्टूडेंट -5 नहीं हो सकते, इसका मतलब p का वैल्यू क्या होगा, +1, तो ये क्या बन जाएगा, केवल 5, ये क्या बन जाएगा 21। तेरी पिटाई करूंगा जिससे मैं तेरी पिटाई करूंगा, पिटाई। √1 कितना होता है? √2 नहीं बेटा, √1 है, तो 1 तो सदाबहार खिलाड़ी है ना, तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, उसका स्क्वायर करोगे तब भी 1 रहता है, क्यूब करोगे तब भी 1 रहता है, स्क्वायर रूट करोगे तब भी 1 है, क्यूब रूट करोगे तब भी 1 है। सबको क्लियर कैसे करना है? मेथड में किसी को डाउट हो प्लीज पूछ सकते हैं, तभी तो याद दिलाया मैंने। यस, किसी को मेथड में डाउट है, ये क्वेश्चन समझने में किसी को डाउट है, प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। इस वैरायटी के क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी गायब कर देंगे, डबल फ्रीक्वेंसी गायब कर देंगे, ये ग्रुपिंग, ये कौन सा है, ये कौन सा है, विदाउट ग्रुप वाला है, इसमें देखो यहाँ पर कोई वो लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है, ये सिंगल लिमिट वाले हैं। अब मैं आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट वाले क्वेश्चन भी करा, ओके आगे चले, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी इसी टाइप का। ओके, ये हमने कल छोड़ दिया था, कल इसको करेंगे, मैं कहा था इसको मैं आपको कल कराऊंगा। चलिए, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज, चलिए 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 एंड 23 25। मैक्सिमम जितने भी ये फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन आएंगे ना,
अच्छा, सब में पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये जहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, उसमें क्या करना होता है, मैक्सिमम डायरेक्ट मेथड यूज करना होता है, उसमें स्टेप डेविएशन या वो करने की जरूरत नहीं होती। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सब में इंस्टॉल हो गया, मतलब आपने नोट कर लिया। कुबेर वो कई जो बुक छपी थी ना, तकरीबन 20-25 साल पहले छपी थी, इसलिए पॉकेट मनी छोटा है वो। आज के जमाने के बाद जो बुक्स आएंगी थोड़ी पॉकेट मनी बढ़ के आएगी। जब हमें बचपन में पॉकेट मनी मिलती थी ना, तो हमें हफ्ते में 5 रुपये मिलता था, 5 रुपीज। हम 5 रुपये में क्या करते थे, हम एक हमारे स्कूल के पास एक कॉमिक कॉमिक वाला था जो किराए पे कॉमिक देता था, वो हमको कुछ 5 रुपये में एक कॉमिक पढ़ने को दिया करता था, तो हम अपनी पॉकेट मनी वहां खर्च करता था कॉमिक्स पढ़ने के लिए, नागराज, ध्रुव, सुपर कमांडो। अब मुझे वो पसंद था, तो मैं अपनी पॉकेट मनी वो पढ़ने में खर्च करता था। चलिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये हमारा एफ आई हो गया। 7, 6, 9, 13। इस एफ को मैं एक्स ले लेता हूँ, तो एफ ही लेके चलते हैं। एफ 5 एंड 4। हाँ पता है मुझे, मैं भी ऐसी सोचता था, कभी तो पता ही था मुझे फाइनेंस के बारे में, तब कॉमिक्स का मजा अलग आता था। अब क्या निकालेंगे हम लोग, एक्स आई निकालेंगे। अब एक्स आई इन सबका मिडिल टर्म, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। सेम वही एफ आई एंड एक्स आई। अब यहाँ पर देखो, आपको एक चीज दी है, द मीन ऑफ द पॉकेट, टोटल मीन कितना है, एक्स बार इक्वल टू 18। वैसे सेम प्रोसीजर है, हम एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। एक्स बार इक्वल टू हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। कोई डाउट, कोई शक कर सकते हैं वाला क्वेश्चन? ये क्योंकि सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। डबल फ्रीक्वेंसी वाला है वो समझाता हूँ, ये तो सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला है। आप लोग कर पाओगे इसको? मैंने आपको जब बुकलेट भेजी उसमें ऐसे कई वैरायटी के सेम कई क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन बाकी कुछ और नहीं करना। जैसे पिछला क्वेश्चन था, सेम वैसी क्वेश्चन है। डबल डबल फ्रीक्वेंसी वाला है, उसको करने में मजा आएगा, वो मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। अब इसको हम कुछ ए और बी से लेके चलते हैं। F1 को ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। F1 F2 लिखने थोड़ा आलस आता है मेरे को भी। चलिए, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा एफ हो गया। 10, 30, 50, 70, 90। एफ हमारा है 17, ए 32, बी एंड 19। सेम एफ आई एंड एक्स आई। अब यहाँ पर आपको देखो क्या क्या दिया है, इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, मतलब आपको एक्स बार दिया है, कितना दिया है, 50। और जब भी 2 मिसिंग डाटा होंगे, याद रखना, तो आपको डबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे यहाँ पर इसमें क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 120। इसका मतलब आपको सिग्मा एफ दिया है कितना, 120। ठीक है, सॉल्व करते हैं उसको। ये 170 हो गया, ये 30A प्लस ये कितना हो गया, 0, 0, 1 कैरी 1600, ये बन गया 70B, ये कितना हो गया, 0, 99 जा, जल्दी बताओ फटाफट, 99 जा 171, आई थिंक सो 171। ठीक है, अभी देखो ये भी मेरा सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई, इन सबको प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 7 to 9, 9 9 18, 1 कैरी 2 और 3 प्लस 5 1 6, 68 प्लस ए प्लस बी, और हमको सिग्मा एफ आई कितना दिया है, 120, तो इक्वल टू 120। ए प्लस बी इक्वल टू 120 माइनस 68, ए प्लस बी कितना हो गया आपका, 52। इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई डाउट, कोई शक? अब ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको प्लस करेंगे
तो एक तो 30A होगा प्लस 70B होगा प्लस ये डाटा कितना होगा 170 एंड 170। चलो इसको ऐड कर लेते हैं फटाफट 1600 1710 एंड 170। तो 0 8 14 1 कैरी 3480 प्लस 3480। हमको एक्स बार कितना दिया है 50, मतलब 50 इक्वल टू 3480 प्लस 30A प्लस 70B अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI कितना है आपको पता है 120 डायरेक्ट। अब ये लिखने की जरूरत नहीं आपको 68 प्लस A प्लस B, तो ये आपको पता है दैट इज इक्वल टू 120। इसको द्वारा लिखना मूर्खता की निशानी है। ठीक है जी, चलिए आगे क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करते हैं जी। ये यहाँ चला गया 120, तो ये कितना हो गया 6000 इक्वल टू 3480 प्लस 3A नहीं 30A, 30A आएगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी उसके टाइम है बच्चा, वो जो हम लोग मीन और मीडियन पढ़ते ना, मीडियन और मोड, वहां पर काम आता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। 30A प्लस 70B, इसको यहाँ ले आओ तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3480 0 2 5 एंड 2 2520 2520 इक्वल टू 30A प्लस 70B। क्या करो 10 से डिवाइड कर दो, तो 252 इक्वल टू 3A प्लस 7B। ठीक है, और अब दो इक्वेशन बन गए हमारे पास। एक इक्वेशन ये है, ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, एकदम करेक्ट। 3A प्लस 7B इक्वल टू 52, इसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 3A प्लस 3B इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एंड 15 माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 4B इक्वल टू 6 1 कैरी 9 बचेगा 96 बचेगा। अब B इक्वल टू 96 अपॉन 4, तो 24 आपका A का वैल्यू आ गया। B इक्वल टू 24, इस B की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, A प्लस 24 इक्वल टू 52। A का वैल्यू कितना आ गया 52 माइनस 24, कितना बचेगा मोटा मोटा 28 के आसपास, यस 28। आपकी A की वैल्यू आ गई 28 एंड B का वैल्यू आपका आ गया 24। कोई डाउट कोई शक, आपको सिर्फ वैसी कैलकुलेशन करना है, सिग्मा FI SI वही यूज करना है। तो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है, जहाँ पर डबल फ्रीक्वेंसी कई बार 4 नंबर में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। पर ये ग्रुपिंग वाला नहीं है, ऐसे सेम ग्रुपिंग वाला आता है। ग्रुपिंग होगी तो क्या है, हमको केवल मिड टर्म लेना है, बाकी तो हमको आता ही है। आगे चल सकते हैं। तो जब ये क्वेश्चन ग्रुपिंग में है तो क्या करना, उसका x1 नॉलम क्लास मार्क निकाल लेना, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम रहेगा। अभी कुछ और नई वैरायटी, बिलो टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं आपको और मोर देन टाइप भी आता है। ये मोर देन टाइप वाले क्वेश्चन है, मोर देन और अबाउ टाइप फ्रीक्वेंसी। कई बार आपको ऐसा गिवन होता है क्वेश्चन, 1 सेकेंड, बच्चे कुछ टेस्ट में डाउट पूछ रहे, कुछ बच्चों ने टेस्ट देना शुरू कर दिया शायद। चलो क्लियर है, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, आपको ऐसा लिखा होता है मार्क्स या कुछ भी जो है 0 एंड अबव, 10 एंड अबव, 20 एंड अबव, 30 एंड अबव, ऐसा लिखा होता है। इसको बोलते हैं मोर देन टाइप, और एक होता है बिलो देन टाइप। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पढ़ के अपने को समझना है, इसको हमको ग्रुपिंग बनाना है, लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट लिखना है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है 0 एंड अबव, लेकिन कितना अबव ये नहीं कहा, 0 एंड अबव लेकिन ये नहीं कहा कि कितना अबव। और ये लिखा है 10 एंड अबव,
ये लिखा है 20 एंड अबव। अब इसको समझने की कोशिश करो। अब इसको करने के लिए क्या करना चाहिए? 100 एंड अबव। ये समझो एक तरह से एक क्लास में टेस्ट हुआ और 100 मार्क्स का पेपर था। कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है जी। अब वो कहता है कि कितने बच्चों को 100 से ऊपर नंबर मिले? 100 एंड अबव, 0 बच्चे, ऑब्वियस सी बात है। कितने बच्चों को 90 से ऊपर मिले? 8। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है, उसको करने के लिए इसको आगे से नहीं, इसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो। यहां से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 4 5, हाँ 11। तो हम 11 कॉलम लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कम है, थोड़े और ऐड कर लेते हैं सर। पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए अभी देखो लास्ट से दिखना स्टार्ट करेंगे सर। बट कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इज द मीडियन से, यस उसमें यूज होता है, पर इन्होंने पहले भी दे दिया है, तो आपको मैं सिखा देता हूँ ताकि वहां पर हमको काम आ जाएगा, ठीक है। अब समझो 100 मार्क्स का पेपर है और यहाँ क्या लिखा है? 100 एंड अबव। इसका मतलब अगर मैं 100 से ऊपर की बात करूं तो किसी भी स्टूडेंट के 100 से ऊपर है क्या? नहीं है। कितने स्टूडेंट है? 0 आपको दिया। तो 100 एंड अबव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो 90 एंड अबव का मतलब क्या है? 90 से लेके 100 के बीच में, क्योंकि उसने 100 के ऊपर का डाटा दिया है, इसलिए ये जो रेंज है, ये जो रेंज रहेगी, कौन सी रेंज रहेगी? ये 90 से 100 की रेंज रहेगी। याद सबको समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? 8 स्टूडेंट है। क्लियर? एग्री? अभी देखो यहां भी एक समझने वाली बात है, ये वाला पार्ट 80 एंड अबव, इसको ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 80 एंड अबव में हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 80 एंड अबव, हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 80 से 90। हम इसको क्या लिखेंगे? हाँ 80 से 90। बट यहाँ पर 10 नहीं आएगा, यहाँ पर 10 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 80 से लेके, अब ये बोलता है 80 एंड अबव, मतलब 80 से लेके 100। ध्यान से समझने की कोशिश करो। 80 से लेके 100 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 10। और 90 से लेके 100 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 8। इसका मतलब अगर मैं 80 से 90 के बच्चों की बात करूंगा, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए। 18 नहीं होगा, 2। क्योंकि 80 से ऊपर, 80 से ऊपर मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 10 बच्चों के मार्क्स। मैंने कहा कि आपकी क्लास में 80 से ऊपर मार्क्स कितने बच्चों के? 10। और मैं ये भी कहता हूं कि 90 से ऊपर मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 8। इसका मतलब ये हुआ कि 80 और 90 के बीच में जो बच्चे हैं वो कितने हैं? वो केवल 2 है। ये लॉजिक क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट 70 एंड अबव, 70 से 80, इसमें कितना आएगा? यस यस। चलिए अब इसका बताइए 70 से 80 के बीच में कितने आएंगे? देखते हैं सही सही कौन बताता है। अब हम इसको इसको स्टडी कर रहे हैं। 70 एंड अबव कितने दिए? 16। तो 70 से 80 के बीच में कितने बच्चे आएंगे? एकदम करेक्ट, 6। आप लोगों ने एकदम सही पहचाना, 6। वाई? ये कितना दिया है? 16, ठीक है। और 80 से ऊपर कितने हैं? 10। अब हम इस फिगर को देखें, अभी हम इसको इसको नोट नहीं करेंगे, हम इसको नोट करेंगे। 80 से ऊपर कितने हैं? 10। और 70 के ऊपर कितने हैं? 16। इसका मतलब 16 माइनस 10, 6। चलिए अब मेरे को फटाफट बाकी बता दीजिए। चलो 60 से 70 के बीच में कितना आएगा? अब आप लोग समझ गए हो फटाफट। यस 12, एकदम करेक्ट। नाउ 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में 2 10 15। यस 15, गुड। नेक्स्ट 40 से 50 के बीच में,
12 एकदम करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 30 से 40 के बीच में, एकदम करेक्ट भैया 10। चलिए 20 से 30 के बीच में, 7 आएंगे 7। चलिए फिर 10 से 20 के बीच में, एकदम करेक्ट 5। नाउ 0 से 10 के बीच में, 3। एकदम सबको क्लियर है अभी? ये हमारे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मार्क्स, और यहाँ पर क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपको बनाना सीखना है। तो जब ये अबव हो, 0 एंड मोर, 10 एंड मोर, 20 एंड मोर, इसको कुछ भी लिखा है, इसको मोर देन टाइप भी कहते हैं, इसको अबव देन टाइप भी कहते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो। बाकी आपका सेम क्वेश्चन रहती है। फिर आपको यहाँ पर एक्सआई निकालना है जो आप मिडिल टर्म से निकाल सकते हो। इसको समझने में किसी को परेशानी है प्लीज वापस पूछ सकते हो। जब फ्रीक्वेंसी वाला काम करेंगे तो इसको और बेटर समझाऊंगा। ये जैसे आपको मैंने वर्बली समझाया। अभी कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको इस पार्ट ना समझा हो? शिवाली क्या एक्सप्लेन करना भैया आपसे पूछा ना? हमको यहाँ पर लॉजिक यूज करना है। हमको यहाँ पर क्या यूज करना है, लॉजिक। हम इसको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे, हम इस क्वेश्चन को पीछे से यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्लास में टेस्ट, हाउ डिड वी गेट 80 एंड 90। चलो तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 80 एंड अबव। तो टीचर ने कहा 80 से ऊपर मार्क्स, मोर देन 80। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझने में इजी रहेगा। मोर देन 80 कितने स्टूडेंट हैं, 10। और यहाँ लिखता हूँ मोर देन 90 कितने स्टूडेंट हैं, 8। टीचर ने कहा मोर देन 90 कितने बच्चों को मार्क्स हैं, 8। फिर टीचर ने कहा कि मोर देन 80 कितने बच्चों को मार्क्स हैं, 10। तो जो 10 का फिगर है इसमें आपके ये काउंट है, क्योंकि 80 से ऊपर 90 भी होता है। तो कुछ स्टूडेंट के मार्क्स 80 से 90 के बीच में है और कुछ स्टूडेंट के मार्क्स 90 से 100 के बीच में है। तो अगर 90 से 100 के बीच, मोर देन 90 मतलब 90 टू 100, उसमें कितने बच्चे हो गए, 8। और मोर देन 80 कितने हैं, 10। तो 10 है, 8 कौन से हैं, जो 90 से ऊपर है। इसका मतलब जो 80 से 90 वाले मार्क्स के बच्चे हैं वो कितने हो गए, 10 माइनस 8 दैट इज 2। भालो अब समझ में आया आपको? थोड़ा लॉजिकल इसको सोच के करना है। और किसी को डाउट है? यस सम्यक, एनी डाउट? और किसी को डाउट? फिर हम अगले टाइप पे चलेंगे, लेस देन टाइप पे। नो डाउट? चलिए अगली बार बाकी क्वेश्चन आपको सेम वैसे सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे हम अभी तक किया, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन, कुछ भी। अब देखो, बिलो 10 मार्क्स, बिलो 20 मार्क्स, बिलो 30 मार्क्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहां से रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे। मोर देन में हम लोग पीछे से रीड आउट करते हैं, जब बिलो वाले मार्क्स होते हैं हम उसको लेफ्ट साइड यहां से रीड आउट करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको लिख सकता हूं, जब टेस्ट होगा तो 0 मार्क्स से नीचे तो किसी में नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो मैं इसको डायरेक्ट टेस्ट लिखता हूँ। अब आप लोग समझ गए उसको लिखना कैसे है, तो मैं सिर्फ यहाँ लिख लेता हूँ। अब आप अभी दिमाग में बैठ सोचना स्टार्ट करो इसको कैसे लिखना है। मैं आपसे पूछूंगा, आपको फटाफट बताना है मेरे को, ठीक है। सबके दिमाग में कैलकुलेशन चलनी स्टार्ट हो जानी चाहिए कि कैसे बताएंगे आप लोग। चलिए इसने कहा बिलो 10, इसका मतलब 0 तो होगा नहीं, बिलो 10 मतलब 0 से लेके 10 तक कितने बच्चे हैं, 0 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स से कितने बच्चे हैं, 5। एकदम करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, बिलो 20 कितना आएगा यहाँ पर, 4। एकदम करेक्ट। इसको फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, जिसको नहीं समझा। तो टीचर ने कहा लेस देन 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 9।
और टीचर ने ये भी कहा लेस देन 10 मार्क्स। कितने बच्चे हैं? 5। इसका मतलब अगर मैं 10 से 20 के बीच में बात करूंगा तो 9 माइनस 4 स्टूडेंट होंगे। ये बात सबको क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट 20 से 30। 20 से 30 कितने होंगे? 8। 17 माइनस, आपको ऐसे करना 9 माइनस 5, 17 माइनस 9, 8। नेक्स्ट 30 से 40। 29 minus 17, 12. Good. Next. 1, 10, 16. 33. अमृत 33 बेटा, ध्यान से देखो, यही गड़बड़ होती है। चलिए 60 माइनस 45, 50 से 60 के बीच में कितने होंगे? 15। करेक्ट। नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 2। यस, आप लोग मैच कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई शक? तो दोनों टाइप की वैरायटी आपको मैंने समझा दी है। जब भी आपको मोर देन पूछा जाए या लेस देन पूछा जाए, आपको ऐसा टेबल के फॉर्म में बनाना आना चाहिए। जब भी लेस देन, इसको हम लेस देन भी कहते हैं, इसको हम बिलो देन भी कहते हैं। ये बोथ टाइप दिखाया जाता है, बिलो देन और लेस देन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जब भी लेस देन होगा, यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। लेस मतलब छोटा, लेस मतलब छोटा, इसे हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। और मोर देन मतलब बड़ा, उसको नीचे से स्टार्ट करेंगे, हाइयर वैल्यूज से। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। अभी भी किसी को डाउट है, किसी को शक, दोनों चीज में आप लोग पूछ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो यहाँ पर आपके मैक्सिमम मीन के जितने भी वैरायटीज हैं आपको मैंने सब बता दिया है। मीन में इसके अलावा इसके ऊपर नहीं पूछा जाता आपसे, इसके ऊपर की वैरायटी के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। आगे चलें। यस, अब हम स्टैट के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसको मीडियन कहा जाता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़ा है मीडियन, अब हम उसको 10th क्लास में पढ़ेंगे। 9th में आप लोगों ने जो पढ़ा था उसको हम लोग कहते थे अनग्रुप डाटा। उसको भी हम लोग रिवाइज करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। ओके, यहां तक का जो डाटा है, ये इसके ऊपर वाला, ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ा था। मीडियन, मीडियन एक्चुअल में किसको कहते हैं? अच्छा, मीन का मतलब क्या होता है पहले मुझे बताओ, व्हाट इज मीन? आप मीन जब आपको कोई कहता है, अभी तो क्या हम देखो बुक वाले भाषा पढ़ रहे, मीन निकाल लिया, हम मीडियन निकाले, मोड निकाल। मीन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? मीन कहाँ निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है? मुझे इसका रिप्लाई करो। ओके, एवरेज मीनिंग, मतलब मैं वर्ड का मीनिंग नहीं पूछ रहा, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? ये एवरेज कहाँ निकाला जाता है? मुझे एग्जांपल दो, विद एग्जांपल बताओ। मिडल वैल्यू गलत। मतलब मैं, ये अर्थमेटिक मीन जो है ये एवरेज है, इसको कोई कहे तो आपका दिमाग क्या सोचेगा, ये क्या चीज होती है एवरेज? ओके, ये तो जस्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप क्या समझते हो? ओवरऑल परसेंटेज? नहीं। और कुछ? क्योंकि ये लैंग्वेज कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज की जाती है। जर्नल वैल्यू ऑफ डाटा? नहीं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? कुछ कुछ कह सकते हो आप। हाँ, ये एनालिसिस पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अभी तक कुछ कुछ करेक्ट दिया, मेकिंग इक्वल्स ऑफ ऑल द टर्म्स या समथिंग
90% करेक्ट है। ठीक है, तो मीन एक्चुअल में किसको कहते हैं? देखो, एक कंपनी में 10 टाइप के एम्प्लॉय हैं, किसी का सैलरी 40,000 है, किसी का सैलरी 10,000 है। ठीक है, तो अगर हम बताएंगे कि हम सभी एम्प्लॉयज को क्या एवरेज सैलरी देते हैं, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट सैलरी और लोवेस्ट सैलरी और बीच में जितनी भी सैलरीज हैं हम सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज करते हैं। तो हम ये बताते हैं यार ये एवरेज है, ये इस कंपनी के एम्प्लॉय को एवरेज सैलरी ऐसे मिलता है। जैसे आप कॉलेज में गए, ठीक है, कॉलेज में समझो 300 बच्चे हैं, 300 बच्चों की प्लेसमेंट हुई, तो यहाँ पर आप देखो लिखा होता है हाईएस्ट सैलरी पैकेज इतना मिला, ठीक है, लोवेस्ट सैलरी पैकेज इतना मिला, और एक लिखते हैं एवरेज सैलरी। मतलब इस कॉलेज से जितने भी लोग प्लेसमेंट हुए इतने लोग, अगर हम पूरे कॉलेज का एक एक बच्चे की सैलरी तो आपको नहीं बताएंगे ना, भाई हाईएस्ट इतना गया, इतने बच्चों का इतना एवरेज हाईएस्ट गया, इतने का इतना लोवेस्ट गया। हम क्या बताते हैं, हम सबका एक एवरेज निकालते हैं। एवरेज आपको क्या समझाता है यार, इस कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है। समझो मैंने आपको बोला भाई एआईटी कॉलेज जो है पुणे में आपके डिग्री में, इसका एवरेज सैलरी 4 लाख पर एनम है या 5 लाख पर एनम है, तो आप तुरंत कैलकुलेशन करोगे 4 लाख साल का डिवाइड बाय 12, 48,000, क्या मोटा मोटा 48 मतलब 42,000 के आसपास। तो आपका दिमाग ऐसे कैलकुलेशन करेगा कि मतलब मुझे एटलीस्ट 40,000 तो मिल जाएगा, मतलब 35 से लेके 40,000 के बीच मुझे सैलरी मिल जाएगी। इसको कहते हैं एवरेज। तो आप एनालिसिस पार्ट में इसको यूज करते हो कि आप उस कंपनी के बारे में समझ सकते हो। आपको मैंने बोला भाई आपका इस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर एवरेज सैलरी 20,000 पर मंथ, और मैं बोलूँ एक कंपनी जहाँ पर एवरेज सैलरी 40,000 है, आप 20 पे जाओगे 40 पे जाओगे, नेचुरल सी बात है 40,000 वाली पे जाओगे। पर जरूरी नहीं कि आपको 40 मिले, हो सकता है आपको 60,000 ही मिल सकता है आपकी कैपेबिलिटी को देख के, हो सकता है आपको 20,000 मिले आपकी कैपेसिटी को देख के। पर एवरेज देख के आप क्या बताते हो भाई कि ये कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ये एम्प्लॉयज को बहुत अच्छा पे करती है। तो कॉमन टर्म जो हम एक सबको बारे में बताते हैं, एवरेज आउट करते हैं भाई वो कैसा परफॉर्म। जैसे अब क्रिकेट के मैच में इसको खासकर यूज किया जाता है कि क्रिकेट के मैच में स्कोर बनता है तो हम एवरेज स्कोर निकाल लेते हैं, भाई एवरेज इतना स्कोर हर स्टूडेंट मतलब हर बना सकता है। जैसे कोई क्रिकेट उसने जो 100 मैच खेले 200 मैच खेले, उसको देखो आप एवरेज निकालते हो, इसका एवरेज 56% है, इसका एवरेज 57, इसका एवरेज 68। इसका मतलब ये हुआ कि वो मतलब हर मैच में 60 रन स्कोर करता है। पर जरूरी नहीं कि वो हर मैच में 60 स्कोर करता है, उसने कई बार 200 भी मारे होते हैं, वो कभी 0 पे भी आउट होता है। एग्री? पर एक आप बोलो कि सचिन का एवरेज 60 है, आप बोलोगे विराट कोहली का एवरेज 65 है, तो आपको तुरंत कंपेरिजन क्या आएगा, हाँ यार विराट एक अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, ऐसी टेस्ट मैच का रेटिंग अलग होता है। तो इससे हमको क्या मिलता है, हमको बड़ा डाटा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक सिंगल एवरेज डाटा से समझ जाते हैं कि इस कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होता है आपको एवरेज बताया जाता है, भाई ये आपका पासिंग परसेंटेज है, आपका मैथ्स में अच्छा भी हो सकता है, किसी का साइंस में कम भी हो सकता है, बट आपको एवरेज दिखाता है भाई बच्चा कैसा परफॉर्म करता है। आया सबको समझे एवरेज का इंपॉर्टेंस कितना है। तो कंपनीज में कॉर्पोरेट सेक्टर में ये टर्म बहुत बार काम आता है। ओके, नेक्स्ट चीज होती है मीडियन। आप बताइए मीडियन क्या होता है, व्हाट इज मीडियन। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन एंड मोड। ये हर एक का अपना अपना काम होता है। मिडिल वैल्यू, हाँ वो मैं समझ जाऊँ दैट इज मिडिल वैल्यू, बट उस मिडिल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मैं मतलब जानना चाहता हूँ। मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ ए गिवन डाटा। ओके गुड, और कुछ और थोड़ा प्रिसाइज आंसर। और थोड़ा बेटर रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, कुछ बेटर। सोचो सोचो सोचो। तो ये सब चीजें लाइफ में एप्लीकेबल है। जो हम पढ़ाई करते हैं वो केवल फॉर्मूलेज सॉल्व करना नहीं होता है, उसको लाइफ में आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते सोच सकते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। ये संबंध आप कुछ टू गेट ए कॉमन मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ वॉल्यूम। ओके, सम काफी हद तक करेक्ट है।
ये समन, आप कुछ कहना चाहो आप टाइप कर सकते हो। आप कहा आपने हैंड रेज किया है। सोचो सोचो, मिडिल वैल्यू, इस मीडियन वैल्यू का मतलब क्या हो, तभी तो हमको मजा आएगा ना पढ़ने में, ये चीज होती क्या है। क्या रट के पढ़ाई करने या साइंस वाले बच्चों का काम नहीं होता। साइंस स्टूडेंट सोचते हैं कि उनको दिया गया टास्क तो सोचना होता है, दैट इज साइंस स्टूडेंट। कॉमर्स वाला क्या करता है, डाटा मिल गया कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है, ओहो कैलकुलेशन हो गई, चलो सेंटर समवेयर करेक्ट। ओके, तो मीडियन, मीडियन वैल्यू का मतलब क्या होता है, समझो आपके पास बहुत सारा डाटा है। तो डाटा जैसे सिंपल सी बात है कि एक क्रिकेटर ने 100 मैच के लिए उसने स्कोर किया कुछ, वो 100 भी स्कोर कर रहा है, वो 2 भी स्कोर कर रहा है, 0 पे भी आउट हुआ, कई बार 10 पे आउट हुआ, कई बार 30 पे आउट हुआ, वो हर एक स्टेज पे आउट हुआ। ठीक है, तो मीडियन वैल्यू वो वैल्यू होती है जो उस क्रिकेटर का एक्चुअल एवरेज, उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं बताता। एक्चुअल मीडियन वैल्यू उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस बताती है कि समझो ये आपका एक सर्किल है। मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके आसपास मैक्सिमम डाटा उसके आसपास होता है। एक डाटा यहां भी हो सकता है, कुछ डाटा यहां भी हो सकता है, कुछ डाटा ऐसे भी हो सकता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो मीडियन एक ऐसी वैल्यू है कि वो उस मीडियन वैल्यू को देख के आप समझ जाते हो कि बाकी डाटा इसके आसपास है। अगर समझो मीडियन वैल्यू निकली आपकी, तो देखो यहां पर आपका मैक्सिमम डाटा कवर अप हो गया। मैं कहता हूं सचिन के मीडियन स्कोर 60 है, इसका मतलब कहने का ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब कहने का हुआ सचिन ने जब भी बैटिंग की, सचिन ने जब भी बैटिंग की मैक्सिमम टाइम वो 60 स्कोर करके ही आया। वो 60 स्कोर करके आया, कितने बार में वो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ ही इज ए गुड प्लेयर, ही इज ए गुड प्लेयर। एक प्लेयर ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो जो, जैसे ये लो स्कोर है, ये समझो लो मार्क्स का स्कोर है ये वाला, किसी का कंसेंट्रेशन यहाँ बन गया मीडियन का, ये कितना स्कोर है। खासकर बॉलर्स जो होते हैं, आप बॉलर्स का कभी डाटा देखो, उनके स्कोर कितने होते हैं, 0, 10, 15, 20, बैटिंग ही नहीं आती क्योंकि कई बार तो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो आप उनका जब मीडियन निकालोगे, उनका मोस्टली निकलेगा 10 से 20 के बीच में। तो आप ये क्या इससे आप क्या समझ जाओगे भाई, इस बॉलर ने जब भी बैटिंग की, ये हमेशा 20 के, इसके मैक्सिमम स्कोर क्या है, 20 के नीचे ही रहा होगा। इसने मैक्सिमम 80% मैचेस में, 90% मैचेस में इसका स्कोर कितना है, 20 के नीचे। हो सकता है कभी उसने सेंचुरी मारी हो सकता है उसने कभी हाफ सेंचुरी मारी हो, बट मैक्सिमम टाइम वो 20 के आसपास ही आउट हो रहा है। और यहां से आपको क्या पता लगेगा 60 से कि भाई ये बैट्समैन मैक्सिमम टाइम 60 के आसपास, वो 55, 60, उसके ये जो डाटा होगा मतलब 60 के आसपास उसका ज्यादा डाटा होगा। तो एक तरह से ये कंसेंट्रेशन डाटा बताता है। तो इस आपको समझ में आता है कि इज ए गुड बैट्समैन, या हाँ ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा उसका स्कोर, या ज्यादा से ज्यादा डाटा कि उस वैल्यू के आसपास ही रोटेट करता है, इस वैल्यू को कहते हैं मीडियन वैल्यू। अब ये जैसे इसको आप सैलरीज के कंसेप्ट में क्या समझ सकते हो कि मैंने आपको कहा कि एक कंपनी का एवरेज है, अभी मीडियन सैलरी 55K है। तो अब इसको आप देखते क्या समझोगे, यार मैं इस कंपनी में गया, मैं आपको ये कहता हूँ यार 90% 90% आप जब मीडियन निकालोगे, तो जब आप ये ग्राफ प्लॉट करते हो, जब आप ये ग्राफ प्लॉट करते हो, तो समथिंग आपका मीडियन ऐसे आता है कुछ एक जगह पे। तो आपको ये समझ में आता है ये 90% एम्प्लॉयज का सैलरी 55,000 है, और मैं आपको एक कहूं कि 20% एम्प्लॉयज का सैलरी 55K है। आप कहां जाना चाहोगे? एक कंपनी है जहां पर 90% एम्प्लॉयज का सैलरी 55K है, और एक कंपनी है जहां पर 20% एम्प्लॉयज का सैलरी 55K है। यस, तो आप मैक्सिमम क्या बोलोगे, मैं इस कंपनी में जाना चाहूंगा जहां पर मैक्सिमम 90% एम्प्लॉयज का सैलरी कितना है, 55K, क्योंकि हर किसी को ज्यादा सैलरी चाहिए। तो ये मीडियन आपको क्या बताता है, वही मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम डाटा कहां पर है, तो आपको सिलेक्शन करने में बहुत इजी होता है। तो ये स्टेट हमको अच्छा वही सब हेल्प करता है। ये पार्ट कौन सा, डाटा एनालिसिस का काम चल रहा है। तो डाटा एनालिसिस का बहुत बड़ा जॉब होता है।
खासकर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी डाटा साइंस होता है कि कितने एम्प्लॉयज हैं, कैसे कस्टमर हैं, जैसे अभी जियो एयरटेल है, भाई हमारे पास कंज्यूमर बेस कितना है, कितने कंज्यूमर कितना डाटा खर्च कर रहे हैं, कितने कंज्यूमर 1 GB डाटा खर्च करते हैं, कितने कंज्यूमर 1.5 GB डाटा यूज करते हैं। तो जब वो कंपनी ये प्लान बनाती है ना, आप कभी देखो कि आपने बोला इस कंपनी ने नया प्लान लॉन्च किया, उसने 1 GB के डाटा का प्लान लॉन्च किया, उसने 1.5 GB के डाटा का प्लान लॉन्च किया। तो एक्चुअली में ये सब कैलकुलेशन ऐसे होती है कि भाई पूरे इंडिया में कितने लोग 1 GB में सेटिस्फाइड हैं, कितने लोग 1.5 GB में सेटिस्फाइड, कितने 2 GB, कितने क्लाइंट 100 GB तक डाटा यूज करना चाहते हैं, कितने कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं, कितने हाउस होल्ड क्लाइंट्स हैं। तो ये सब डाटा जब कैलकुलेट होता है तभी आपका ये प्लानिंग बनता है। भाई हमने बोला कि 90 रुपीज में, जियो बोलता है आपको 90 रुपीज में हम आपको 1 GB डाटा देंगे 1 मंथ के लिए। तो ये सब कैलकुलेशन आपकी, ये सब कैलकुलेशन आपको स्टैटिस्टिक्स से आती है। समझिए मीडियन का मतलब, व्हाट इज मीडियन। आप लोगों को कंसेप्ट लॉजिक भी पता होना जरूरी कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका लॉजिक क्या होता है। जस्ट फॉर्मूला याद कर लिया, दैट इज नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपको लॉजिक पता होना जरूरी है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, तो कभी आपको ये करने का मौका मिले तो आपको काम आएगा। डाटा एनालिस्ट जब मैनेजर्स बनोगे तब आपको ये सब प्रिडिक्शन करना आना चाहिए। ओके, चलिए आप थोड़ी पढ़ाई की बात भी करते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज तो जरूरी है साथ साथ में। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा मीडियन, ये जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था 9th क्लास में, और ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे भी 10th क्लास में, नीचे वाला पार्ट। देखो यहाँ पर आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है। अभी देखो 9th क्लास में हमने पढ़ा था जो वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए। जैसे आपको मैंने सिंपल क्या बोला, समझो मैंने आपको एक क्रिकेटर के स्कोर दे दिया 10 इनिंग्स का, ठीक है। उसने कितना कितना स्कोर किया, 50, 52, 90, 20, 60, 80, 30, इसको भी हम कुछ इजी लिख लेते हैं, 60, 70, 80, कितना हो गया 4 और 4 8, तो एक और ले लेते हैं हम लोग इसको 10। जब मैं डाटा लिखता हूँ, ये क्या है, स्कोर्स बाय ए क्रिकेटर इन 10 इनिंग्स, उसने 10 इनिंग्स में इतना स्कोर किया, और कहता है इसका मीडियन निकालो। हम पहले 11 लेके चलते हैं, 11 इनिंग्स वाला, ठीक है। ये मैंने ले लिया वापस 40, ये उसके 11 इनिंग्स का डाटा है। 11 जो उसने पारी खेली उसमें इसका स्कोर है, वो कहता है इसका मीडियन निकालो, मतलब बैट्समैन कैसा परफॉर्म करता हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हम क्या करते थे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। यही असेंडिंग ऑर्डर 10th क्लास में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाता है। यही असेंडिंग ऑर्डर 10th क्लास में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का रूप ले लेता है जब हम ग्रुपिंग की बात करते हैं। ओके, चलिए डाटा आप कैसे लिखेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट डाटा 10, और कोई है 20 भी है, देखिए 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है, 60 भी है, 60 2 बार है, के बाद 70 भी है, एक बार 2 बार 80 भी है, और एक बार 90 भी है। ठीक है जी, यहाँ पे सबको क्लियर होना चाहिए। हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब यहाँ देखो नंबर्स ऑफ इनिंग्स, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ इनिंग्स कितने हमारे 11 होते हैं। तो आप लोगों को 9th क्लास में क्या पढ़ा था, जब भी एन की वैल्यू ओड होती है, एन इज ऑड, एन 2 हो सकता है, या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। तो जब भी एन की वैल्यू ऑड होती है तो हम सिंपल मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन होता है जो एन की वैल्यू है उसमें +1 करना होता है, डिवाइड बाय 2 करते हैं, एंड दैट इज टीएथ टर्म, उतने नंबर की टर्म निकालते हैं। एन का वैल्यू कितना है 11, +1 डिवाइड बाय 2, टीएथ टर्म, तो 11 + 1 12, डिवाइड बाय 2 6। तो मतलब जो 6th वैल्यू होगी वो आपका क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। तो यहाँ पर 6th वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। तो ये वैल्यू जो 60 है दैट इज नोन एज मीडियन। कि मतलब ये बैट्समैन आप देखो मैक्सिमम 60 के आसपास स्कोर करता है। देखो उसने 60 भी किया है, 60 भी किया है, फिर 70, 80, 90। तो देखो 6 पारी जो उसकी है 60 के आसपास है।
50 भी देखो 60 के आसपास है, इसका मतलब 60 डाटा, उसके 7 जो इनिंग्स हैं वो अराउंड 60 के आसपास वो स्कोर करता है। बाकी 4 इनिंग्स उसने 10 भी स्कोर किया है, 20 भी किया है, 30 भी किया है, 40 भी किया है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है ये बैट्समैन अच्छा है और ये हर पारी में 60 तो मार ही देगा, क्योंकि उसने देखो 6 पारी में 60 और 60 से ज्यादा मारा है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ये अगर मैदान में उतरा तो 60 तो पक्का स्कोर करेगा ही करेगा। हियर कांट बी टेक सेवंथ ऑब्जर्वेशन, नहीं बेटा सेवंथ नहीं ला, आपको 6 टर्म लेना है। देखो मैंने भी डाटा सिंपल लिया है ना, ये अगर आपका 65 होता फिर आप क्या करते? तो यहाँ पर वो वैल्यू ये मैटर करता है, 6 टर्म या 7 टर्म। वहां पर जो वैल्यू लिखी वो मैटर नहीं करता है, कौन से नंबर की टर्म है वो मैटर करता है। अगर समझो मैंने उसको 60 क्या कर देते 65, तब आंसर क्या रहेगा? आंसर तब भी 6 टर्म रहेगा, कोई डाटा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अरेंजमेंट सेम ही, अरेंजमेंट विल रिमेन सेम, क्योंकि 65 60 के बाद ही आता है। एग्री? सेकंड चीज, अगर डाटा मेरा इवन हो, अगर डाटा मेरा कैसा है इवन, अब हम इवन डाटा ले लेते हैं। अब थोड़ा सिंपल डाटा ले लेते हैं, तो मैं इसको पहले से ही रीअरेंज कर देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। अब हम क्या लेंगे, एन का वैल्यू इवन लेते हैं। तो जो भी आपको डाटा मिले उसको हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 1 1 2 3 4 4 काउंट करते चलो, 6 हो गए, 5 7 9 है ना, 11 13, कितने हो गए? 4 4 8 8 और 3 11, एक और ले लो 13। ये टोटल एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4 4 8 12, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 12, दैट इज इवन नंबर। तो जब भी इवन नंबर में मीडियन फाइंड आउट करना होता है, जब भी एन की वैल्यू इवन हो तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एन एनथ टर्म, कौन सी टर्म? एनथ टर्म प्लस एन प्लस 1 टर्म डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, एन बाय 2 आता है, सॉरी एन बाय 2, यहां भी आपका एन बाय 2 आता है, एन बाय 2 ये टर्म प्लस एन बाय 2 प्लस 1। वापस लिखता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा, गुस्मत हो गया थोड़ा। n by 2 tth term plus n by 2 plus 1 tth term, मतलब इन दोनों का एवरेज लेना है। अभी n की वैल्यू कितनी है? 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, मतलब 6 टर्म प्लस n by 2 6 प्लस 1, मतलब अगली 7th टर्म डिवाइड बाय 2। आप देखो 6 टर्म क्या है? 1 2 3 4 5 6, 4 है। 7 टर्म क्या है? 5 है, प्लस 5 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आएगा? 4.5। ये आपका क्या निकल गया? मीडियन निकल गया। जरूरी नहीं होगी कि वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, वो वैल्यू बीच में भी हो सकती है। सर ये ऑड के इसमें लिखा है, नहीं बच्चे इवन में है। ऑड तो मैंने ऊपर समझा था, देखो ये वाला ऑड है, ये देखो ना, ये आपका ऑड है, ऑड के लिए यूज होता है। ये आपका इवन है, इवन में ये यूज होता है। यस सर, प्लीज चेक। किसी को डाउट, किसी को शायद यहाँ तक? ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, अभी हम लोग 10th क्लास पे आएंगे। और पढ़ाऊँ या आज के लिए इतना काफी है? क्योंकि शायद आज एपीएस खड़की का शाम को मैथ का टेस्ट भी है, मेरे को लग रहा है।
तो यार मेरा भी टेस्ट है, नहीं आप दोनों टेस्ट है ना, स्कूल का टेस्ट भी और अपना भी टेस्ट भी है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग टेस्ट के लिए अच्छी तरह तैयारी करते। तो हार्डली अभी 10-20 मिनट बाकी हैं, उसमें मीडियम जस्ट स्टार्ट हो पाएगा, हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कंसेप्ट को समझाने में ही टाइम निकलता है। जल्दबाजी में पढ़ा के कोई फायदा नहीं होता है, मैं ये मानता हूँ। सिलेबस हमारा स्पीड अच्छी स्पीड से चल रहा है ना, बहुत आगे है ना बहुत पीछे, स्कूल के मुकाबले हम अच्छा चल रहे हैं। तो आप लोगों का मैंने टेस्ट ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। आपका स्कूल में जो टेस्ट है, जो भी अभी एग्जाम वगैरह आप उसको भी दे सकते हो, KVCME का जैसे खासकर एग्जाम है, तो टेस्ट आपके सामने है। मैंने 9 बजे तक टेस्ट का टाइम लिखा हुआ है कि 9 बजे के बाद आपका टेस्ट बंद हो जाएगा। स्टिल अगर किसी को डाउट है कि स्कूल का एग्जाम डिले हो गया, कुछ भी हो गया, आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना, मैं टेस्ट का टाइम थोड़ा आगे पोस्टपोन कर दूँ, पर वो टेस्ट स्टार्ट होने से पहले मेरे को बताना। आप टेस्ट स्टार्ट होने के बाद बताओगे तो मुश्किल होता है, मतलब आप लोगों ने टेस्ट स्टार्ट नहीं किया होते। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बार अटेंडेंस दे दो फटाफट, गिव मी अटेंडेंस। अभी जिसका अगर हाँ जो आज शाम का टेस्ट होने वाला है उसमें किसी को डाउट है वो रुक सकते हो। ठीक है, अभी टेस्ट स्टार्ट करके डाउट मत पूछना, सिंपल होता है। ठीक है, जो टेस्ट स्टार्ट कर दिया फिर डाउट मत पूछना, सर ये डाउट है। जिसका जेन्युइन डाउट है अभी रुक सकता है, आराम से मेरे को डाउट पूछ लीजिए। अभिषेक को डाउट है तो अभिषेक रुक जाना, बाकी किसी को कोई भी डाउट है प्लीज स्टे। रुद्राक्ष आपको कोई डाउट है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, मैं आधे घंटे आराम से अवेलेबल हूँ। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप कोई भी डाउट मेरे से पूछ सकते हो, चारों ऑप्शन।